नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग जनरल स्टडी पोर्शन देख रहे थे आपके यूपीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर एग्जाम के लिए, जिसमें कि आपका पेपर 2 में पूछा जाएगा ये। तो उसमें से देखिए हम लोग कवर कर रहे थे इन्वायरमेंट और इकोलॉजी का पोर्शन। तो इसके पहले जो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, तो उसमें मैंने आपको जितने भी इम्पोर्टेंट जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड जितने भी एक्ट पास किए गए हैं, तो वो चीज़ हमने देखा था। और इसके साथ में जो भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस है, तो वो चीज़ हमने देखा था। और इसके पहले भी जो भी लेक्चर्स हमने बनाए हुए हैं, तो सभी का हमने जैसे कि अलग से प्लेलिस्ट हमने बना दिया है इस सब्जेक्ट का। तो आप लोग देख सकते हैं उसमें जाके, और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक आपको मिल जाएगा। और हमने देखिए पेपर 1 का जो हिंदी जो कि आपका पूछा जाएगा, वो भी इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसका भी क्लास हमने स्टार्ट कर दिया है। तो उसका भी हमने अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है, और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक आपको मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो आप लोग तैयारी करते रहिए, हम अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हिंदी तो हम आपको पूरा कंप्लीट कर ही देंगे कुछ दिन में। और बाकी जो जनरल स्टडीज़ के जो भी पोर्शंस है, तो उसको भी हम आपका एग्जाम तक फिनिश कर देंगे। आप लोग बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को शेयर करते रहिए अपने फ्रेंड्स के वो। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आज जो है हम लोग पॉल्यूशन के बारे में देखेंगे, जो भी इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन होते हैं और इसके क्या क्या कॉजेज होते हैं, तो वो चीज़ हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए हम पॉल्यूशन का टर्म देखेंगे कि होता क्या है। तो देखिए कोई भी सब्सटेंस जो कि इन्वायरमेंट के अंदर में इंट्रोड्यूस हो चुका है, और जो इन्वायरमेंट का जो एडवर्स क्वालिटी है, यदि उसको ये और यदि उसका यूजफुलनेस के जो भी रिसोर्सेज वहाँ पे अवेलेबल है, तो उसको यदि उसको अफेक्ट करता है, यानी कि उसको यदि डिस्टर्ब करता है या फिर उसको दूषित करता है, तो उसी को बोलते हैं हम लोग पॉल्यूशन बोलते हैं। तो इसको हम लोग एक तरीके से दूसरे तरफ से ये भी बोलते हैं हम लोग कि जैसे कोई चीज़ अगर है जो अगर एक्सेस क्वांटिटी में यदि डिस्चार्ज हो जाए कोई भी सब्सटेंस का, यदि वो इन्वायरमेंट के लिए क्या है, वो पॉइजनस है या फिर उसको हार्मफुल है या फिर उसकी यूजफुलनेस को नुकसान पहुंचाता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग पॉल्यूशन बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो अनवांटेड सब्सटेंस जो कि हैं, जो कि एक्सेस में डिस्चार्ज हो चुके होते हैं, तो ये जो है इन्वायरमेंट का जो क्वालिटी है उसके जो एडवर्सिटी है, तो उसको अफेक्ट तो करेगा ही करेगा। तो इसके चलते क्या होता है कि जितने भी ह्यूमंस होते हैं या फिर प्लांट और एनिमल्स होते हैं, तो उन सभी को जो है बहुत सारे जो डैमेजिंग इफेक्ट्स ये पहुंचाते हैं, यानी कि इनसे बहुत सारे जो जैसे डिजीज होते हैं, या फिर इसके चलते और भी बहुत सारे जो फिनोमिनन होते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए कि इन्वायरमेंट पॉल्यूशन के चलते एयर क्वालिटी जो है वो बिगड़ जाना, और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि हम लोग आगे डिस्कस करेंगे इसको। तो देखिए यहाँ पे जो टर्म इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन है, तो ये डिफाइंड होता है कि जैसे फिजिकल जो भी इन्वायरमेंट है, जैसे कि एयर वाटर और सॉइल हो गया, तो उसका कंटिमिनेशन हो जाना, और इसके साथ में जो बायोलॉजिकल कंपोनेंट है हमारे अर्थ का या फिर एटमॉस्फेयर का, तो वो इतना हद तक वो एक्सटेंड हो जाए कि जो नॉर्मल जो इन्वायरमेंटल का प्रोसेस है, वो एक तरीके से एडवर्सली इफेक्ट हो जाता है। और उसके बाद फिर आपको अनवांटेड जो इसको फिनोमिना होते हैं वो आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग हो गया या फिर जो ओजोन लेयर का डिप्लेशन हो गया। तो ये सारे चीज़ क्या है, ये पॉल्यूशन के चलते ही अराइजेज होते हैं। तो ये चीज़ हम लोग आगे भी लेटर ऑन स्टेज में इसको अच्छे से डिस्कस करते चलेंगे। अब यहाँ पे देखिए जो भी पोल्यूटेंट्स या फिर सब्सटेंस या फिर उसको हम लोग बोल देते हैं मटेरियल्स, जो इन्वायरमेंट में इंट्रोड्यूस हो जाते हैं और जो इन्वायरमेंट के जो एडवर्स क्वालिटी होते हैं, तो उनको जो अफेक्ट करते हैं, तो उनको एक टर्म दिया जाता है, तो उनको हम लोग बोलते हैं पोल्यूटेंट बोलते हैं हम लोग। यानी कि ऐसे सब्सटेंस या फिर एनर्जी उसको हम लोग बोलते हैं कि जिनका एक अनडिजायर्ड इफेक्ट होता है इन्वायरमेंट के ऊपर में, और वो जो है इन्वायरमेंट को एडवर्सली इफेक्ट करते हैं, तो उन्हीं को बोला जाता है पोल्यूटेंट बोला जाता है। अब देखिए जो पोल्यूटेंट होते हैं, इनका नेचर और कंसंट्रेशन कैसा है, और इनका किस तरीके से इनका सेवेरिटी कैसा है, वो कितना हार्मफुल है, तो इनको देखते हुए इनको वेरियस कैटेगरी में इनको क्लासिफिकेशन किया गया है। तो पोल्यूटेंट देखिए जो इंट्रोड्यूस हो जाते हैं इन्वायरमेंट के अंदर में, और वो कितना सिवियर है और वो कितना पॉल्यूट करते हैं, तो वो डिपेंड करता है कि वो किस टाइप के हैं और फिर उनका कैसा कैटेगराइजेशन किया गया है। तो देखिए जो पोल्यूटेंट होते हैं, तो ये बहुत डिफरेंट फॉर्म में ये हो सकते हैं, जैसे कुछ सॉलिड फॉर्म में होते हैं, कुछ लिक्विड फॉर्म में होते हैं, और कुछ गैसेस सब्सटेंस भी होते हैं। तो यहाँ पे वो सारा जो क्लासिफिकेशन आपका दिया गया है, जैसे सॉलिड पोल्यूटेंट्स कौन कौन से होते हैं, लिक्विड पोल्यूटेंट्स कौन कौन होते हैं, और साथ में जो गैसेस पोल्यूटेंट है वो कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ पे आपका वो सारा कुछ दिया हुआ है। तो देखिए यदि हम सॉलिड पोल्यूटेंट्स की बात करते हैं कि जो इन्वायरमेंट में यदि इंट्रोड्यूस हो जाते हैं, तो ये एडवर्स इफेक्ट करते हैं, तो वो आपका जैसे कि मेटल्स हो गया, प्लास्टिक्स हो गया, वुड हो गया, लीव्स हो गया, ह्यूमन वेस्ट हो गया, किचन से जितने भी वेस्ट होते हैं, जो भी छिलके होते हैं सब्जी के या वगैरह और भी जो होते हैं, इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होते हैं, तो ये सारे क्या है सॉलिड पॉल्यूटेंट्स के अंदर में आते हैं। फिर देखिए जो अगला लिक्विड पॉल्यूटेंट है,
तो इसके अंदर में कौन कौन से आएंगे आपके, जैसे डीजल हो गया, केरोसिन हो गया। तो इसका जब हम लोग यूज़ करते हैं हम लोग, तो ये भी आपका क्या है कि यदि ईवी इंट्रोड्यूस हो जाए तो इसके चलते भी बहुत सारे प्रॉब्लम अराइज होती है। और इसके अलावा जो भी केमिकल्स होते हैं जैसे एसिड्स और बेसेस हो गया, और इसके साथ में जो इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज होते हैं और जो ऑयल्स हो गया, तो ये सारे लिक्विड पोल्यूटेंट्स के अंदर में आता है। और बाकी देखिए जो गैसेस पोल्यूटेंट है, तो गैसेस जो पोल्यूटेंट्स होते हैं, तो ये जो है वेरियस जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होते हैं उनको बर्न करने के बाद ये रिलीज होते हैं। तो ये जो है इसमें से जो मेजर जो गैसेस पोल्यूटेंट है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन का ऑक्साइड हो गया और सल्फर का ऑक्साइड हो गया, तो ये जो है मेजर गैसेस पोल्यूटेंट है। तो ये आप लोग इन सभी को लिस्ट याद करके अच्छे से देख लेना। तो अभी तक आपने पोल्यूटेंट्स के फॉर्म्स के बेसिस पे डिफरेंट जो पोल्यूटेंट्स होते हैं वो देखा था। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जो पोल्यूटेंट्स होते हैं तो वो नेचर में उनका जो है वो कितने समय तक रहते हैं, तो उसके बेसिस पे जो है इनको वेरियस कैटेगरी में इनको डिवीजन किया गया है। तो ऐसे जो पोल्यूटेंट्स होते हैं तो इनको हम लोग 3 कैटेगरीज में इनको डिवीजन करके स्टडी करते हैं। तो इनमें से देखिए कुछ पोल्यूटेंट्स होते हैं जिसको कि डिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स बोलते हैं, या फिर इनको नॉन परसिस्टेंट पोल्यूटेंट हम लोग बोलते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं कि जो स्लोली डिग्रेड करते हैं, धीरे धीरे उनका डिग्रेडेशन होती है, तो इनको हम लोग परसिस्टेंट पोल्यूटेंट बोलते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं कि जो नॉन डिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स होते हैं। तो ये हम कौन कौन से पोल्यूटेंट्स है और इसके एग्जाम्पल क्या क्या है और इनको किस तरीके से कैटेगराइजेशन किया गया है और इनका डेफिनेशन क्या है, तो ये हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए डिग्रेडेबल या फिर नॉन परसिस्टेंट पोल्यूटेंट। तो देखिए ये पोल्यूटेंट इस तरीके के होते हैं कि जो कि रैपिडली, जो बहुत ही तेजी से जो है रैपिडली डिकम्पोज की जा सकते हैं नेचुरल प्रोसेस के साथ में। तो नेचुरल प्रोसेस यहाँ पे देखिए इनमें जैसे कि होता है कि बैक्टीरिया जो होते हैं इनको डिकम्पोज कर देते हैं बहुत ही तेजी से, या बहुत ही तेजी से डिग्रेड हो जाते हैं बाई नेचुरल फिनोमिना, या फिर और भी जो फिनोमिना होता है उसके चलते ये डिग्रेड किए जा सकते हैं। तो इसीलिए इनको नॉन परसिस्टेंट बोलते हैं हम लोग। नॉन परसिस्टेंट कहने का मतलब है कि ये लंबे समय तक ये परसिस्टेंट ये नहीं कर सकते हैं, यानी कि ये एक तरीके से एक एग्जिस्ट नहीं करेंगे जहाँ पे भी ये स्प्रेड हो जाए। तो ये इनके एग्जाम्पल के यदि हम बात करते हैं कि जो डिग्रेडेबल या नॉन परसिस्टेंट पोल्यूटेंट के यदि हम देखते हैं तो इसका एग्जाम्पल देखिए दिया हुआ, जैसे लीव्स हो गया, जो पत्ते हो गए। इसके अलावा जो डोमेस्टिक सीवेज जो वेस्ट होते हैं, या फिर जो फूड का जो वेस्ट होता है, क्रॉप का वेस्ट हो गया, पेपर प्रोडक्ट्स हो गया, और जो सीड्स होते हैं, तो ये सारे क्या हैं, डिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स है। आपने देखा होगा कि कोई भी जैसे पत्ता होता है या फिर जो डोमेस्टिक सीवेज होता है, तो जब ये कहीं पे भी जैसे इन्वायरमेंट के अंदर में आ जाते हैं तो इनका जो है डिग्रेडेशन बहुत तेजी से हो जाता है। आप लोग देखते हैं कि 2 से 3 दिन के बाद जो है आपको वहाँ पे पूरी तरीके से वो साफ हो जाते हैं एक तरीके से। तो ये क्या होता है कि जो बैक्टीरियाज होते हैं तो उन सबको इन सभी को डिग्रेड कर देते हैं। फिर अगला कैटेगरी देखिए है स्लोली डिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स है। तो कुछ ऐसे पोल्यूटेंट्स होते हैं कि जो कि इन्वायरमेंट में है, कुछ समय के लिए ये रहते हैं, यानी कि एक लॉन्गर टाइम पीरियड के वहाँ पे एग्जिस्ट करेंगे। क्योंकि देखिए इनका जो डिकम्पोजिशन जो पीरियड होता है तो वो बहुत ही स्लो होती है, यानी कि इनका डिकम्पोजिशन उतना तेजी से नहीं होता है जितना कि होना चाहिए। तो ये बहुत ही स्लोली डिकम्पोज करते हैं और ये इन्वायरमेंट में एक लॉन्गर समय तक ये एग्जिस्ट करते हैं। और इनका जो भी डिकम्पोजिशन होता है नेचुरल प्रोसेस के लिए, नेचुरल प्रोसेस के थ्रू, तो बहुत ही स्लो होती है। तो इसका एग्जाम्पल की हम बात करते हैं, जैसे कि प्लास्टिक्स हो गया या फिर जो पेस्टिसाइड्स हो गए, तो ये एग्जाम्पल हो गए स्लोली डिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स के। तो प्लास्टिक आपने देखा होगा कि ये बहुत ही लंबे समय तक पड़ा रहता है, जब भी ये बाहर अगर आ जाते हैं तो ये क्या है, ये बहुत ही स्लोली डिग्रेड करते हैं ये। तो ये आप लोग इसको याद रखना। फिर देखिए अगला है नॉन डिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स। तो देखिए कुछ ऐसे पोल्यूटेंट्स होते हैं कि जो कि डिकम्पोजिशन जो है इनका नहीं किया जा सकता है बाय नेचुरल प्रोसेसेस, तो इसलिए इनको बोलते हैं हम लोग नॉन डिग्रेडेबल पोल्यूटेंट। और इनको बोलते हैं हम लोग परसिस्टेंट पोल्यूटेंट, क्योंकि ये जो है पूरे लंबे समय तक के लिए, लंबे समय का ये पूरे जितने भी एग्जिस्टेंस जहाँ तब तक ये रहेंगे वहाँ पे, तो वो एग्जिस्ट करते रहेंगे इनका, क्योंकि ये डिग्रेड होते ही नहीं है, ये परसिस्ट करते रहेंगे जब तक वहाँ पे पड़े रहेंगे। तो इसका एग्जाम्पल जैसे कि हो गया लीड हो गया, मरकरी हो गया, न्यूक्लियर वेस्ट हो गया, तो ये सारे आते हैं नॉन डिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स के कैटेगरी के एग्जाम्पल में। तो ये आप लोग इसको एग्जाम्पल को। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन के टाइप्स। तो देखिए आपको मैंने अभी पॉल्यूटेंट्स के बारे में बताया था कि उनका नेचर कैसा हो, तो उनके नेचर को देखते हुए यानी कि जो पॉल्यूटेंट्स के नेचर कैसा है और उनका जो इन्वायरमेंटल में जो भी इन्वायरमेंटल कंपोनेंट्स है तो वो किसको अफेक्ट करते हैं, किनको किसके चलते जो है वो इन्वायरमेंट का कौन सा कंपोनेंट पॉल्यूट होता है, तो उसके बेसिस पे पॉल्यूशन को वेरियस कैटेगरीज में इनको क्लासीफाई किया गया। तो यहाँ पे देखिए पहला दिया आपका एयर पॉल्यूशन। तो यदि इन्वायरमेंट का जैसे कि एटमॉस्फेयर है, यदि वो पॉल्यूट हो जाता है तो उसको बोलते हैं हम लोग एयर पॉल्यूशन बोलते हैं। और उसी तरीके से देखिए जो वाटर कंपोनेंट है, यानी कि जो हाइड्रोस्फेयर है, तो इनमें वाटर यदि अनवांटेड सब्सटेंस यदि इंट्रोड्यूस हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग वाटर पॉल्यूशन।
और यही देखिए कोई अगर अनवांटेड सब्सटेंस है जो कि लैंड या फिर सॉइल में आ जाए तो वो उसके जो क्वालिटी है तो उसको अफेक्ट करेगा, तो उसको बोलते हैं हम लोग सॉइल या लैंड पोल्यूशन। और यहाँ पे अगला दिया हुआ है नॉइज पोल्यूशन है, तो देखिए नॉइज पोल्यूशन बोलते हैं हम लोग कि जो भी अनवांटेड साउंड होते हैं या डिस्टर्बेंसेस कॉज करते हैं ह्यूमंस को, तो उसको बोलते हैं हम लोग नॉइज पोल्यूशन। फिर अगला है रेडियो एक्टिव पोल्यूशन और थर्मल पोल्यूशन। तो यहाँ पे जो भी पोल्यूशन के टाइप दिए गए हैं तो इनमें से जो एयर पोल्यूशन है ये सबसे एक मेन टाइप का होता है जो कि बहुत ज़्यादा थ्रेटनिंग होता है ह्यूमन बींग्स के लिए या फिर इन्वायरमेंट के लिए या फिर प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए, या फिर और भी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो उन सभी को सबसे ज़्यादा जो थ्रेटनिंग पहुंचाता है यानी कि सबसे ज़्यादा जो दिक्कत पहुंचा होती है तो वो एयर पोल्यूशन के चलते होती है। तो यही जो टॉपिक है जो कि हम लोग स्टडी करेंगे और इसी के बारे में फोकस करते हुए आगे चलेंगे। और क्वेश्चन भी जो आपका आता है तो इन्हीं में से आता है। तो आइए अब हम लोग यहाँ पे एयर पोल्यूशन के बारे में देखते हैं। तो देखिए एयर पोल्यूशन हम लोग बोलते हैं कि यदि इन्वायरमेंट का जो एटमॉस्फेयर है यानी कि एटमॉस्फेयर में यदि अनवांटेड सब्सटेंस यदि इंट्रोड्यूस हो जाए तो उसको बोलते हैं हम लोग एयर पोल्यूशन हम लोग बोलते हैं। तो देखिए जो कौन कौन से अनडिजरेबल जो सब्सटेंस होते हैं या फिर जो कंटामिनेशन जो हो जाती है इन्वायरमेंट को या फिर जो एयर को जैसे कि पोल्यूशन जो कॉज होती है इसके लिए, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं वेरियस जो गैसेस होते हैं। इसके अलावा जो स्मोक हो गया, डस्ट हो गया, फ्यूम हो गया, मिस्ट हो गया, ऑर्डर हो गया, और इसके अलावा जो केमिकल पार्टिकुलेट्स होते हैं, तो ये सारे जो है अगर एटमॉस्फेयर में इंट्रोड्यूस हो जाते हैं जो कि ह्यूमंस के लिए एक इंजूरियस होते हैं यानी कि वो नुकसान पहुंचाते हैं या फिर प्लांट के लिए या फिर एनिमल्स के लिए, तो इसी को बोलते हैं हम लोग एयर पोल्यूशन बोलते हैं। तो देखिए जो केमिकल सब्सटेंस जो कि पॉल्यूशन को कॉज करते हैं यानी कि जो एयर को इन्वायरमेंट को जो एटमॉस्फेयर प्रेजेंट है वहाँ पे यदि उसको ये जैसे कि वो डैमेज पहुंचाते हैं या फिर उसको बहुत वेरियस जो फिनोमिनास होते हैं जिसके चलते उसको जो क्वालिटी उसको अफेक्ट करते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग एयर पोल्यूटेंट बोलेंगे। तो देखिए जो मेजर जो एयर पोल्यूटेंट होते हैं तो उनमें से जो लगभग 90% जो एयर पोल्यूशन जो कॉज होती है तो वो इन पोल्यूटेंट के चलते होती है। तो यहाँ पे आपका लिस्ट दिया हुआ है जिसमें कि आपका दिया हुआ है कार्बन मोनोऑक्साइड है। तो देखिए जो कार्बन मोनोऑक्साइड है तो ये अकेला जो है 50% कॉज करती है एयर पोल्यूशन को। और बाकी जो अगला आपका दिया हुआ है इसमें सल्फर का ऑक्साइड आपका दिया हुआ है। तो जो सल्फर का ऑक्साइड है तो इसके जैसे कि SO2 और SO3 होते हैं, तो ये जो है लगभग 16% अकेले ये कॉज करती है। फिर अगला देखिए वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। तो जो वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है तो इनका भी कंट्रीब्यूशन लगभग 15% की होती है। फिर इसके बाद जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होते हैं तो इनका भी कंट्रीब्यूशन 14% के आसपास होती है। इसके अलावा जो सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर्स होते हैं तो इसके अंदर में देखिए जो सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर्स होते हैं जैसे कि कार्बन हो गया, डस्ट हो गया, पोलन हो गया, मेटल्स हो गया, तो इन सारे से भी 5% के आसपास जो है कंट्रीब्यूशन होती है एयर पोल्यूशन की। तो इसमें मेजर कौन आपका हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड है जो कि 50% कंट्रीब्यूशन है अकेला एयर पोल्यूशन को कॉज करने के लिए। अब आइए हम लोग यहाँ पे यूपीपीएससी के प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो हम लोग देखेंगे। और देखिए यहाँ पे हमने यूपीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर और जो पीसीएस का एग्जाम होता है यूपी का, तो उससे भी क्वेश्चन हमने लिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि कार्बन मोनोऑक्साइड इज मेजर पोल्यूटेंट ऑफ। तो देखिए जो कार्बन मोनोऑक्साइड है तो ये मेजर पोल्यूटेंट किसकी होती है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया हुआ है वाटर का, एयर का, नॉइज का या फिर सॉइल का। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है तो ये एक मेजर पोल्यूटेंट है एयर का, इसी के चलते है जो लगभग 50% पॉल्यूशन कॉज होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एयर पोल्यूटेंट। तो इनमें से कौन सा एयर पोल्यूटेंट नहीं है, तो ऑप्शन में देखिए दिया हुआ है SO2, CFC, CO2 और एरोसोल। तो इसका देखिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा CO2। तो देखिए जो कार्बन डाइऑक्साइड है तो इसको हम लोग एयर पोल्यूटेंट कैटेगरी में इसको नहीं रखा जाता है, क्योंकि देखिए जो CO2 है तो ये एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है इन्वायरमेंट का। और आप जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस के समय जो ग्रीन प्लांट जो होते हैं तो उनके लिए जो CO2 है एक एसेंशियल कंपोनेंट होते हैं, क्योंकि CO2 के प्रेजेंस में ही है जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म फंक्शन जो होती है वो परफॉर्म होती है। तो इसीलिए CO2 को एयर पोल्यूटेंट कैटेगरी में इसको नहीं रखा जाता है। फिर देखिए अगला है व्हाट डज NAQI स्टैंड्स फॉर। तो इसका देखिए फुल फॉर्म आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए NAQI का फुल फॉर्म होता है नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी इसका हो जाएगा। तो देखिए जो नेशनल एयर क्वालिटी जो इंडेक्स है तो ये लॉन्च किया गया था इन्वायरमेंटल मिनिस्टर के द्वारा। तो जो इन्होंने जो पर्यावरण मंत्री जो इन्होंने जो लॉन्च किया था तो ये एक स्वच्छ भारत मिशन के तहत ये एक इनिशिएटिव था। तो जिसमें कि इनको एक एक्ट करना था एक तरीके से, एक नंबर, एक कलर और एक डिस्क्रिप्शन, जिससे कि जो एयर क्वालिटी को जज किया जा सके कॉमन मैन के लिए। अब यहाँ पे देखिए इसी के बेसिस पे जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है तो इसका नंबरिंग दी जाती है।
यानी कि कितना एयर क्वालिटी इंडेक्स होना चाहिए और वो जैसे कि हेल्थ के लिए वो कितना इम्पैक्ट करता है। तो ये चीज़ आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ पे लिस्ट वो दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए, यदि यदि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, तो इसका नंबर अगर मान लीजिए कि 0 से 50 के बीच में रहता है, तो इसको गुड माना जाता है, यानी कि इतना रहना चाहिए। तो इससे जो है मिनिमम हेल्थ इम्पैक्ट होती है। और यदि मान लीजिए कि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, इसका नंबर यदि मान लीजिए कि 51 से 100 के बीच में है, तो ये भी सेटिस्फैक्ट्री माना जाता है। तो इससे जैसे कि कुछ माइनर जो ब्रीथिंग डिस्कम्फर्ट जो होते हैं, जो कि सेंसिटिव पीपल होते हैं, यानी कि जिनको कोई डिजीज़ पहले से हुई रहती है, रेस्पिरेटरी टाइप की डिजीज़, तो उनको थोड़ा-सा साँस लेने में उनको जो प्रॉब्लम कर सकती है। और अगर मान लीजिए इसका एयर क्वालिटी इंडेक्स अगर 101 से 20 के लेके 200 के बीच में अगर रहती है, इतना अगर रहता है, तो ये मॉडरेटली पॉल्यूटेड माना जाता है एयर को। तो इससे देखिए, इससे क्या होगा कि जैसे वैसे पीपल जो कि लंग डिजीज़ से ग्रसित होंगे, जिनको लंग्स का डिजीज़ होगा, जैसे कि अस्थमा, तो इस तरीके के अगर पर्सन्स होंगे, तो उनको जो है ब्रीथिंग डिस्कम्फर्ट कॉज़ कर सकती है। और इसके साथ में जो हार्ट डिजीज़ के भी जो लोग होंगे, तो उनको भी प्रॉब्लम कॉज़ कर सकती है। और इसके अलावे जो चिल्ड्रन, बच्चे जो होते हैं और जो अदर एडल्ट्स होते हैं, तो उनको भी अफ़ेक्ट कर सकती है। और अगर मान लीजिए कि एयर क्वालिटी इंडेक्स है, अगर ये नंबर इसका 201 से लेकर 300 के बीच में रहती है, तो इसको पुअर माना जाता है। तो अगर ऐसा कंडीशन रहता है, अगर इतना एयर क्वालिटी इंडेक्स अगर रहती है, तो इससे देखिए क्या होगा कि जैसे ब्रीथिंग प्रॉब्लम कॉज़ कर सकती है, डिस्कम्फर्ट कर सकती है। यदि प्रोलोंग या एक्सपोज़र किया जाए, कोई भी पर्सन अगर हेल्दी भी पर्सन रहता है, तो उनको ये प्रॉब्लम हो सकती है, अगर वो लंबे समय तक एक्सपोज़र करे इस टाइप के एयर को तो। या फिर इसके अलावा जो हार्ट डिजीज़ से रिलेटेड जो भी पर्सन्स होंगे, तो उनको डिस्कम्फर्ट कॉज़ हो सकती है। और अगर मान लीजिए कि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, इसका नंबर और बढ़ जाए, जैसे 301 से लेके 400 के बीच में हो जाए, तो इसको वेरी पुअर कैटेगरी में इसको रखा जाता है। तो इससे देखिए रेस्पिरेटरी इलनेस हो सकती है वो पीपल को, कि जो प्रोलॉन्ग एक्सपोज़र अगर होते हैं इससे तो। और इसके साथ में देखिए इसका जो इफ़ेक्ट जो होगा वो और भी बहुत ही ज़्यादा हो सकता है वैसे पीपल को, वैसे लोगों को जिनको पहले से हार्ट या फिर लंग डिजीज़ेज़ है। और यदि मान लीजिए कि इसका जो स्कोर है यदि और भी ज़्यादा चला आता है, जैसे एयर क्वालिटी इंडेक्स अगर 401 से लेकर 500 के बीच में चला आता है, तो इसको सीवियर कैटेगरी में रखा जाता है। तो इससे देखिए क्या होगा कि रेस्पिरेटरी इम्पैक्ट कर सकता है इवन हेल्दी पर्सन्स को भी, और सीरियस हेल्थ इम्पैक्ट कर सकता है उन लोगों को भी कि जो हार्ट या लंग डिजीज से पहले सफ़र कर रहे हैं। अब हेल्थ इम्पैक्ट देखिए ये एक्सपीरियंस किया जा सकता है, ये कि जैसे कोई अगर लाइट एक्टिविटीज़ फिजिकल कोई काम कर रहा होगा, अगर छोटा-मोटा कोई भी काम कर रहा होगा, तो उनको भी ये प्रॉब्लम हो सकती है अगर इस तरह का एयर क्वालिटी इंडेक्स रहती है तो। तो ये सारा चीज़ आप लोग इसको याद रखना। आपसे देखिए क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है कि जैसे कि गुड जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स रहना चाहिए, तो ये माना जाता है, तो ये 0 से 50 के बीच में होगा। तो इस तरीके से आपसे किसी भी टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आई होप कि जितना चीज़ मैंने आपको बताया आपको समझ में आया होगा। तो देखिए इसी तरीके से हम जो है बाकी का और भी जो सब्जेक्ट है, जो कि आपके जनरल स्टडीज़ में पूछे जाएँगे यूपीपीएससी के लिए, असिस्टेंट इंजीनियर के लिए, तो वो हम आपका इसी तरीके से फिनिश करते चलेंगे। तो आपको कैसा लगा ये लेक्चर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और देखिए आगे का भी जो लेक्चर जो होगा आपका हिंदी का और जो जनरल स्टडीज़ का, वो आता रहेगा। बस आप लोग वीडियो को शेयर करते रहिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।